हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि किस तरीके से फ्रेश एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश करती है और किस तरीके से जो फाउल एयर है, जो CO2 है, वो लंग्स से और बाहर निकलती है। यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2 में कौन कौन कहाँ कहाँ की मसल्स किस तरीके से कार्य करती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम बताएं जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिमूवल ऑफ CO2। अब हम उस डेफिनेशन को अब याद करते हुए इस बात पर पहुंचते हैं, रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, यानी कि इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन या एक्सपीरेशन, यानी कि दो प्रोसेस हैं इसमें, एक इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में इसका मतलब या इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इनटेक या इनहेल, अंदर की तरफ लेना, इनहेल, द प्रोसेस ऑफ इनटेक और इनहेल ऑफ फ्रेश एयर या ऑक्सीजन, फ्रेश एयर या ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। अब ये लंग्स के अंदर लेनी है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू लंग्स तक जो ऑक्सीजन अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, नेजल चैम्बर से, इंटरनोस्ट्रिल से, फेरिंक्स से, लैरिंक्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से होती हुई लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन अगर हम इसमें क्या क्या स्टेप शामिल होते हैं उनको देखें तो थोड़ा सा और समझ आएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। और ये भी श्योर है, अगर आपको इंस्पिरेशन के स्टेप एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो जो एक्सपीरेशन के जो स्टेप हैं वो जस्ट इनके रिवर्स ही होंगे। यानी कि इंस्पिरेशन में जो स्टेप हम यहाँ पढ़ेंगे अगर उनका उल्टा कर देंगे तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये 50% में ही आपका टॉपिक निकल जाएगा, 50% मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इंस्पिरेशन के स्टेप्स थोड़े से ध्यान से देखने हैं। जैसे मैं पहला स्टेप करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे क्या है, लंग्स। ये लंग्स हैं और ये डायफ्राम था। ये क्या था, डायफ्राम। ये डायफ्राम था। देखेंगे ध्यान से, ये डायफ्राम
डायाफ्राम, इसको डायाफेरागम स्पेलिंग से याद रखें, वैसे डायफ्राम होता है। ये लंग है, क्या है ये, इधर वाला मैंने बताया था लेफ्ट और इधर वाला राइट। अब क्या होगा, देखिए स्टेप नंबर 1, ये जो डायफ्राम है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसके कारण ये डायफ्राम अब ये कॉन्वेक्स शेप का है वो फ्लैट हो जाएगा और ऐसे बिल्कुल फ्लैट होके इस रूप में दिखाई देगा। मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, यानी कि जब डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये डायफ्राम फ्लैट होके नीचे आ जाएगा ऐसे। और आप देख सकते हैं पहले तो ये डायफ्राम यहाँ था, अब ये डायफ्राम यहाँ जाएगा तो इतना थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, इतना साइज। तो लिखेंगे contraction of diaphragm muscles, contraction of diaphragm muscles। जब डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है then it मतलब ये डायफ्राम becomes flat, और ये फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये फ्लैट हो जाएगा ड्यू टू विच साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। देखो जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ था ऐसे, ये फ्लैट हो जाएगा तो आप ये देख सकते हैं मैं डॉटेड लाइन से इतना एरिया बढ़ गया थोरेसिक कैविटी का। क्लियर, ये तो केवल डायफ्राम की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये मैं वर्ड लिख रहा हूं, आपको ध्यान में लेके आना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो रिब्स की मसल्स होती हैं, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये एक्सटर्नल बाहर वाली, जो रिब्स के बाहर वाली हैं उनको कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो रिब्स के अंदर वाली होती हैं ये सेट्स में होती हैं मसल्स। आपने थोड़ा सा हम और आगे बताएंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ये जो मसल्स हैं ये पेयर्स में होती हैं। अगर एक मसल्स पुल का करने का काम करेगी तो दूसरी मसल्स पुश करने का काम करेगी। तो बाहर वाली जो मसल्स है रिब्स की मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी क्या हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण इस थोरेसिक कैविटी का साइज साइड की तरफ भी बढ़ जाएगा और ऊपर की तरफ भी बढ़ जाएगा। यानी कि मैं आपको दिखाऊं तो जैसे थोरेसिक कैविटी का साइज आउटवर्ड भी बढ़ेगा, यानी कि बाहर की तरफ जैसे ऐसे, और साइड में भी बढ़ेगा ऐसे। थोरेसिक कैविटी का साइज आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि साइडवर्ड, तो साइड में भी बढ़ेगा और ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। मैं लिख देता हूं ड्यू टू विच साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो ये चेस्ट कैविटी है उसका साइज देखो, ये साइड में भी बढ़ा और ऊपर की तरफ, जैसे आउटवर्ड कह सकते हैं उसको, अपवर्ड कह सकते हैं, ऐसे अपवर्ड ऊपर की तरफ जाना, आउटवर्ड का ना बाहर की तरफ ऐसे। इंक्रीज ड्यू टू विच साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज आउटवर्ड एंड साइडवर्ड। तो साइड में भी, यानी कि थोरेसिक कैविटी का ये साइड में भी बढ़ा और ऊपर की तरफ बढ़ा। 2D है, ये 2 डायमेंशनल है, इसको हम दिखा नहीं सकते जैसे कि ऊपर की तरफ कैसे बढ़ा, जैसे मैं बता रहा हूं तो ऊपर की तरफ ये ऐसे बढ़ा ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, जब डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो थोरेसिक कैविटी का साइड नीचे की तरफ बढ़ता है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो थोरेसिक कैविटी का साइज साइड में भी बढ़ता है और आउटवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ता है।
जब ये साइज बढ़ता है तो जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक और ये बात ध्यान रखेंगे, जब ये डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो एब्डोमेन की मसल्स हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं। ये लिख देता हूं, एट द सेम टाइम, ये दिख रहा है नहीं, एट द सेम टाइम, मैं ऊपर लिख देता हूं ये वाला पॉइंट ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरा पॉइंट, एट द सेम टाइम एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल, एट द सेम टाइम, ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं भाई, मैं एक बार नीचे ऐसे, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। एट द, ये तीसरा पॉइंट है, एट द सेम टाइम कौन कौन सी, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड ये तो बाहर वाली थी, अंदर वाली, तो एक्सटर्नल की जगह क्या आ जाएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स गेट रिलैक्स्ड, और वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड। तो डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये रीढ़ की मसल्स होती है अब बाहर की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन एब्डोमेन की मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हुई, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का साइज नीचे की तरफ भी बढ़ा, साइड की तरफ भी बढ़ा और ऊपर की तरफ भी बढ़ा। अब चौथा पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ thoracic cavity, volume inside the lungs या volume of lungs also increases, अब देखो ध्यान से, जैसे ही थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा तो जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो लंग्स हैं हमारे, उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो घट जाएगा। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो यही आ जाएगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम, अब ये इतने लंग्स थे, अब ये बड़े हो जाएंगे तो अंदर हवा तो उतनी ही है, हवा तो कम रह जाएगी, तो हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज। अब एक बात बताओ, जब अंदर का प्रेशर कम हो गया, हवा का अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो लंग्स में से हवा निकलेगी या लंग्स हवा को बुला रहा है, भाई प्रेशर कम है, तो इस कम प्रेशर को पूरा प्रेशर बनाने के लिए बाहर से हवा अंदर आएगी, तब ये जो प्रेशर कम हुआ है ये पूरा होगा, डिक्रीज। अब टू मेंटेन दिस डिक्रीज्ड प्रेशर, डिक्रीज्ड प्रेशर, इस घटे हुए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन दिस डिक्रीज्ड प्रेशर, जिसमें प्रेशर घट गया था, मेंटेन करने के लिए फ्रेश एयर एंटर इनटू द लंग्स, और कहां से आएगी वो हवा, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उस घटे हुए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फ्रेश एयर लंग्स में प्रवेश कर जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से,
यानी कि मान लीजिए अंदर का प्रेशर घट के, जैसे मान लीजिए 100, पहले ये 100 था, अब थोरेसिक कैविटी और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने से ये प्रेशर मान लीजिए घट के 70 हुआ। तो इस 70 को वापस 100 मेंटेन करने के लिए हवा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और सीधे किसके अंदर एंटर कर जाएगी, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर एंटर करना इंस्पिरेशन कहलाता है। एज आई टोल्ड अर्लियर, इंस्पिरेशन मींस इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और इसको हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन। अब आप समझ सकते हैं ये जो हमने हवा अंदर ली है इसमें हमारी कुछ नहीं चली, ये अंदर का सिस्टम है। ना तो डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती, ना एक्सटर्नल इंटरमसल कॉन्ट्रैक्ट होती, ना एब्डोमेन की मसल्स रिलैक्स होती, ना थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता, ना वॉल्यूम बढ़ता लंग्स का, ना उनके अंदर का प्रेशर घटता, और ना ही फ्रेश एयर एंटर होती। तो फ्रेश एयर जो एंटर होती है वो एक सभी का कोऑर्डिनेशन है। ये जो 3 प्रकार की मसल्स हम यूज करने लग रहे हैं रेस्पिरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये निभाती हैं। एक डायफ्राम की मसल्स, एक रिब्स की मसल्स, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स, और एक एब्डोमेन की मसल्स। इन मसल्स के कोऑर्डिनेशन के कारण अंदर का प्रेशर घटा है, वॉल्यूम बढ़ा है, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा है, और फ्रेश एयर लंग्स के अंदर एंटर की है। ये ऑल स्टेप्स थे किसके, इंस्पिरेशन के। अब जो एक्सपिरेशन के हैं वो इनके हम अगर रिवर्स कर देंगे तो एक्सपिरेशन के वो हो जाएंगे। अब हम दूसरा जो करते हैं मैकेनिज्म के रूप में एक्सपीरेशन, यानी कि एक्सपीरेशन का मतलब क्या है, अब जो हवा है उसको CO2 है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 या फाउल एयर, जो फाउल एयर है, जो यूज्ड, जो CO2 जो बनी है अंदर, जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हमने पढ़ा था वहां से आई है फ्रॉम लंग्स से बाहर निकालना इनटू द कहां, एनवायरमेंट, इनटू द एनवायरमेंट। और निकालनी कहां से जाएगी, रास्ता वही है, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि लंग्स से वो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ट्रैक किया, और फिर लैरिंक्स, फेरिंक्स, और फिर देन नोज के थ्रू वो बाहर निकाल दी जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपिरेशन। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपिरेशन, अब मैं इन स्टेप्स को लिखवाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि आपको इंस्पिरेशन के स्टेप समझ में आने बहुत जरूरी थे। अब देखो, पहले डायफ्राम की मसल्स ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो डायफ्राम की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये यहां से यहां आ गया था। अगर अब की बार डायफ्राम की मसल्स रिलैक्स कर जाएगी तो ये डायफ्राम यहां से वापस उसी शेप में चला जाएगा, यानी कि वापस उसी शेप में चला गया। तो इसके 2 डायग्राम बनेंगे, ये वाला, एक अलग जो आपको बनाने हैं 2 डायग्राम, एक ये वाला, मैं तो मिटा रहा हूं आपको 2 डायग्राम। तो ये यहां से वापस यहां चला गया तो इतना साइज घट गया, यानी कि थोरेसिक कैविटी का साइज घट गया। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या था, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो भी क्या होगी, रिलैक्स होने से जो थोरेसिक पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इंस्पिरेशन में, अब क्या होगी, रिलैक्स। तो ये जो थोरेसिक कैविटी साइड में
और जो ऊपर की तरफ बढ़ी थी वो वापस क्या होगी, घट गई। रिलैक्स होने से जो थोरेसिक कैविटी का साइज और भी घट गया, यानी कि जो साइड में बढ़ा था साइज वापस उतना ही हो गया, और जो ऊपर की तरफ बढ़ा था वो भी नीचे की तरफ उतना ही हो गया। यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब क्या हुआ है, रिलैक्सेशन। तो पहले बढ़ रहा था, अब क्या है, घट रहा है। तो मैंने कहा था उसका अगर अपोजिट कर देंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी चीज। तीसरा, जो एब्डोमिनल मसल्स थी और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो क्या होगी अब की बार, कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या होगी थी ये, रिलैक्स। तो उसका उल्टा करता जाना, जिसके कारण साइज घट गया। अब सब जब साइज घट जाता है थोरेसिक कैविटी का तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉरी वॉल्यूम घट जाता है, बढ़ जाता नहीं, साइज घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। थोरेसिक कैविटी का पहले केस में साइज बढ़ा था, वॉल्यूम भी बढ़ा था। अब जब ये सारे अपोजिट होने लग रहे हैं प्रोसेस, तो अब थोरेसिक कैविटी का साइज घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। और जब वॉल्यूम घट जाएगा, जब वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने पहले क्या किया था, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम बढ़ा था, प्रेशर घटा था। अब की बार उसका उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और फिर अगले में क्या किया था, अब प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी कि ज्यादा एयर है। अब इस बढ़े हुए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनके अंदर जो ज्यादा एयर है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर उसको हमने बैलेंस बनाना है, उसको मेंटेन करना है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए बढ़े हुए प्रेशर को कम करना पड़ेगा या और बढ़ाना पड़ेगा, भाई कम करना पड़ेगा। और कम तब होगा जब उसमें जो हवा होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, बस। यानी कि टू मेंटेन इंक्रीज्ड प्रेशर, उसमें हमने मेंटेन किया था डिक्रीज्ड प्रेशर, वहां प्रेशर घट गया था इसलिए हवा बाहर से लेनी पड़ी थी। या पहले ही प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस हवा को बाहर निकालना पड़ेगा। टू मेंटेन इंक्रीज्ड प्रेशर, वहां घटे हुए प्रेशर की बात थी या बढ़े हुए प्रेशर की। फाउल एयर रिमूव फ्रॉम लंग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये मैं स्टेप में लिखे हैं सारे, ये स्टेप वही के वही है, बस आपको कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज की जगह डिक्रीज की जगह इंक्रीज, एंट्री की जगह एग्जिट की जगह, इस तरीके से उल्टा करके अगर सब स्टेप्स को लिखेंगे तो रिमूवल हो जाएगा फाउल एयर का फ्रॉम लंग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फाउल एयर बाहर निकल जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपीरेशन। सो ये दो डायग्राम बना के इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के स्टेप्स अच्छे तरीके से लिख के और इसको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें सिर्फ 3 प्रकार की मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बाकी तो थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है, तो कैसे उसको पूरा किया जाए, अगर उसके रिवर्स कर देंगे तो वो एक्सप्रेशन के आ जाएंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक, वो हमारा रहेगा, चलो हम पहले करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। इसमें हमारे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी इसमें रहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ये मुख्य ठीक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद सिंपल छोटे छोटे कुछ डिसऑर्डर रह जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड,
उनके बाद डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, समझें, कोई डाउट हो तो शेयर करें और ज़रूर पूछें। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया।